Hello everyone, welcome back to Nursing Ignite, where preparation meets your confidence. आज हमारी आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास सेकेंड है। आज की जो क्लास है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनका मेन टारगेट है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। साथ साथ ये क्लास उन सारे स्टूडेंट के लिए जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे ये हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज विद अ ब्यूटीफुल थॉट। The best preparation for tomorrow is doing your best today. Yes, यदि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अपना बेस्ट दीजिए, इससे बड़ी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती। सो एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। आपको अपना हर दिन एक अच्छे थॉट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अपना हार्डवर्क के साथ स्टार्ट करना है, अपना 100% देना है अपनी स्टडी के लिए। और सबसे मेन थिंग, स्टे पॉजिटिव, डोंट लेट नेगेटिव थॉट कम इनटू योर माइंड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चंस हम देखते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Hypochondriasis is characterized by which of the following? हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में क्वेश्चन है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? रीड द ऑप्शन। abnormal preoccupation with abnormal body function, normal preoccupation with abnormal body function, normal preoccupation with normal body function, और abnormal preoccupation with normal body function। हाइपोकॉन्ड्रियासिस सुना होगा आप सबने। देखो, हाइपोकॉन्ड्रियासिस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक क्या है? इट इज एन illness, anxiety disorder also known as। ओके, और क्या बोलते हैं इसको हम? डॉक्टर शॉपिंग डिसीज। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो क्वेश्चन है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नेम से आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बात कर रहा है। इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग डिसीज। क्या होता है कि जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है उसमें पेशेंट को लगता है कि ही इज हैविंग अ सीरियस इलनेस डिस्पाइट ऑफ अ नॉर्मल सिम्टम। ठीक है, तो उसको यदि हेडेक भी हो रहा है नॉर्मली, सो ही अज्यूम दैट कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो बार बार डॉक्टर के पास जाने के, बार बार रिपीटेटिव टेस्ट करवाने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल आता है, पर उसके माइंड में जो एंजाइटी वाला जो थॉट है कि आई हैव द सीरियस इलनेस, वो नहीं जाता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस को इसलिए हम बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग डिसीज, क्योंकि उनको, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है, नहीं है, तो उनको डॉक्टर ही गलत लगने लगता है। देन दे कीप कंटिन्यू फॉर सर्चिंग नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट डॉक्टर। तो वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर की शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज आल्सो नोन एज डॉक्टर शॉपिंग डिजीज एंड इट इज आल्सो नोन एज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मेन चीज इसमें होती है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्मॉल सिम्टम्स दे थिंक दे हैव अ सीरियस इलनेस। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि यदि नॉर्मल हेडेक हो रहा है, सो दे विल थिंक कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। तो इसमें क्या है, अब हमारे ऑप्शंस में देखते हैं। एबनॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन विथ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। देखो, एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन मतलब उनको पता है उनका एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन है, तो उसके लिए उनको एबनॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन आ रहा है क्या? नहीं। नॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन विथ एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, नहीं, उनका बॉडी फंक्शन तो नॉर्मल है, बट उनका जो थॉट है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन विथ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, नहीं, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होगा तो नॉर्मल कैसे होगा? एबनॉर्मल प्री ऑक्यूपेशन विथ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। यस, उनको क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल थॉट्स, एबनॉर्मल थॉट से उनका माइंड भर गया है, बट उनके जो बॉडी फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर फोर्थ। ओके, क्लियर है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, दो वर्ड आपको याद रखना है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड आपका सेकेंड वन इज डॉक्टर शॉपिंग डिसीज। ठीक है, क्लियर है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ मैकबर्नी पॉइंट इज।
मैकबर्नी पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा है आपसे। Midway between the umbilicus and anterior superior iliac spine on the right side. Midway between the umbilicus and anterior superior iliac spine on the left side. Midway between the umbilicus and pubic symphysis. Midway between the umbilicus and coccyx. आई थिंक यू नो मैकबर्नी जो पॉइंट होता है इसमें यदि पेन होता है, सो इट इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ व्हाट, विच डिसीज, इट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में आपने सुना होगा क्लासिकल साइन होता है मैकबर्नी पॉइंट पे पेन हो रहा है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, अब हम अपेंडिक्स की जहाँ लोकेशन होगी वो यदि इन्फ्लेम्ड होगा तो वहीं पर पेन होगा। सो अपेंडिक्स किस साइड होती है आपकी, राइट साइड, ठीक है। तो उसकी लोकेशन हमें देखना है मैकबर्नी पॉइंट में, तो राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड तो नहीं होगी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जहां पर भी यदि लेफ्ट साइड लिखा है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अम्बलाइकस एंड कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स बैक साइड हो जाएगा, हमें कहाँ देखना है, टुवर्ड द राइट साइड। सो यस, हमारी लोकेशन होगी मिडवे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑन द राइट साइड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लेट्स सी द लोकेशन इन डिटेल। देखो ये आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, टुवर्ड द राइट साइड। यहाँ देखो राइट साइड दिख रहा है, नॉट टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो हमारा ऑप्शन एक क्लियर हो गया कि अपेंडिक्स की लोकेशन कहाँ होती है, राइट साइड। अब हमें जो अम्लाइकस है जिसको हम नेवल भी बोलते हैं उससे हम मेजर करते हैं। यहाँ पर हमारी होगी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सो वहाँ यहाँ से हम एक क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके मिडवे में, ठीक है, क्या होती है, अपेंडिक्स। यू कैन सी हियर कि हमने क्या करा है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द अम्लाइकस टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसके जो मिडवे है, मिड पॉइंट है, वहां पर क्या है, अपेंडिक्स। और यदि उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो पेन कहाँ होगा, उसकी लोकेशन पे। तो उस पॉइंट को, जो मिड पॉइंट है बिटवीन द अम्लाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इज नोन एज मैकबर्नीज पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर, चले आगे। ओके, read the next question. Clinical manifestation of hemorrhoid include. हेमरॉइड की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपसे पूछ रहे हैं। हेमरॉइड क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेमरॉइड्स? हेमरॉइड्स कॉमनली सुनते हैं हेमरॉइड्स, बट हेमरॉइड एक्चुअली में क्या है, ये है डायलेटेड inflamed vein of hemorrhoidal plexus. above anus, ठीक है। सो जो आपका हेमरॉइड है, हेमरॉइड बेसिकली आपका जो डायलेटेड है, स्वेलन इन्फ्लेम्ड वेन है, कहाँ के, हेमरॉइडल प्लेक्सिस के, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द एनस एंड रेक्टम, ठीक है। यदि वहाँ की वेन में प्रेशर लग रहा है, वहाँ डायलेटेड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेमरॉइड। अब हेमरॉइड के कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपसे पूछ रहे हैं, रेक्टल ब्लीडिंग, एक्सट्रीम इचिंग, पेनफुल बॉवल मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, रेक्टल ब्लीडिंग होती है क्या? यस। यदि देखो हेमरॉइड हम देखते हैं पहले, देखो ये हेमरॉइड है आपका, यू कैन सी हियर, ठीक है। हेमरॉइड सी रेक्टम है, ठीक है। दो टाइप के हेमरॉइड्स होते हैं, एक इंटरनल एंड वन इज द एक्सटर्नल, ठीक है। अब हेमरॉइड्स आपकी जो वेन है वो डिस्टेंडेड हो गई हैं, स्वेलन हो गई हैं, इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेंगी, वेन से ब्लीडिंग होगी, पर इसका क्लासिकल साइन है पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग होती है इन हेमरॉइड। अब इसमें हमने दो पढ़े हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड। इंटरनल आपके जो इंटरनल हेमरॉइड रहेगा वो पेनलेस रहता है मेनली, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो इंटरनल हेमरॉइड्स होता है वो क्या होता है, आपका पेनलेस होता है। ये कवर्ड होता है म्यूकोसा से,
ठीक है, म्यूकोसा लाइनिंग से कवर होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होता है वो स्किन से कवर होता है, ठीक है, स्किन से कवर होगा। ये कभी पेनफुल हो सकता है, यदि ये थ्रोम्बोज हो गया है तब ये पेनफुल होगा, ऐसे यूजुअली पेनफुल नहीं होता है, बट यदि ये थ्रोम्बोज हो गया है देन इट विल बी पेनफुल। बट इसका क्लासिकल साइन आपको याद रखना है, ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस इज नोन एज हेमरॉइड, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि कॉज क्या होता है हेमरॉइड्स का। हेमरॉइड से मेनली यदि प्रोलॉन्ग सिटिंग है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, ठीक है, स्पेशली ऑन द टॉयलेट, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उनको रिस्क होती है हेमरॉइड होने की, स्ट्रेनिंग है, प्रेगनेंसी है, ओबिसिटी के कारण हेमरॉइड्स मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। तो हेमरॉइड में ब्लीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, पेनलेस ब्लीडिंग, और पेन होगा यदि थ्रोम्बोज होगा, वो भी कब होगा कि जब बॉवल मूवमेंट होगी उस टाइम पर पेन होगा, ठीक है, नॉट नॉर्मली। जब जब बॉवल मूवमेंट होगी then pain will occur in if the external hemorrhoid is thrombosed, ठीक है। तो हेमरॉइड समझ में आया हमें। अब हम हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो हेमरॉइड में हमने बात करी, यस, रेक्टल ब्लीडिंग बिल्कुल होती है, एक्सट्रीम इचिंग अराउंड द एनस, यस, यदि वहां पर जो वेन है वो इरिटेटेड हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गए तो इचिंग होगी, तो बिल्कुल इचिंग हो सकती है। पेनफुल बॉवल मूवमेंट, यस, हमने बोला कि पेन कब कब होगा, जब बॉवल मूवमेंट होगी तो पेन होगा, बट जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस होगी, क्लियर है। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। क्लियर है अबाउट द हेमरॉइड। चले आगे, चलो let's move toward the next question, which is nosocomial infection. Have you heard about nosocomial infection, everyone? Yeah, nosocomial infection, infection from an animal source, from a mosquito bite, acquired from whom? Acquired from hospital. I think everyone know nosocomial infection is also known as hospital acquired infection, राइट। ऐसा इन्फेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन और ड्यूरिंग द टाइम जब पेशेंट हॉस्पिटल स्टे करता है फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड ही गेट सम अनदर इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है, आफ्टर एडमिशन कितने आवर्स बाद यदि इन्फेक्शन दिख रहा है तब आप बोलोगे इट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, दैट इज आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन। यदि कुछ इन्फेक्शन लग रहा है तो आप बोलोगे इट इज अ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और यदि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज, यदि विदिन 3 डेज यदि पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन होता है तो भी हम बोलेंगे इट इज इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और क्या बोल सकते हैं, यदि किसी को सर्जरी हुई है, यदि कोई पेशेंट आफ्टर सर्जरी उसका डिस्चार्ज हुआ है और सर्जरी के बाद विदिन 1 मंथ, या बोल सकते हैं 30 डेज में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वी कैन अगेन से इट इज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो 3 चीज याद रखनी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। फर्स्ट वन इज यदि आफ्टर एडमिशन 48 आवर्स में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आफ्टर डिस्चार्ज विद इन 3 डेज इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और यदि कोई सर्जरी हुई है उसके विद इन 1 मंथ और 30 डेज में इन्फेक्शन हो रहा है तो भी हम बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, द मेन थिंग इज बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि मल्टीपल पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, ठीक है, सो दे आर द मेन जो कि ट्रांसफर कर रहे हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन। अब इसके अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जैसे कि आपका बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट हो सकता है, उसमें एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ जाएगा, आपके जो हैंड्स हैं, आप विदाउट हैंड वॉशिंग एक पेशेंट की केयर करके, एक प्रोसीजर करके आप सेकंड पेशेंट में मूव आउट कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। और इनडायरेक्ट जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, उनके थ्रू ये पेशेंट इन्फेक्टेड हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट। और क्या हो सकता है आपका, कॉन्टेक्ट के साथ साथ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, कफ स्नीजिंग से ट्रांसमिट हो सकता है, आप स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं उनसे हो सकता है। तो ये सारे मोड्स हैं ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग is very important to prevent or to break the chain of hospital acquired infection। तो जब भी आप एक पेशेंट से की केयर करके सेकेंड पेशेंट पे मूव आउट करते हो, तो आपको इंश्योर करना है यू वॉश योर हैंड, और अदरवाइज इफ हैंड वॉशिंग इज नॉट पॉसिबल यू यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ साथ में जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उनको क्लीन करना है, यदि इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उनको प्रॉपरली ऑटोक्लेव डिसइंफेक्ट करना है, स्टेरलाइज करना है। और कोई भी प्रोसीजर के समय आपको ऑलवेज यू हैव टू यूज एसेप्टिक टेक्निक, स्पेशली वाइल कैथेटराइजेशन और ड्यूरिंग एनी इन्वेसिव प्रोसीजर। तो ये सारे वेज हो सकते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर होगा व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्या उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। क्लियर है? एंड क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब कब हम बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, कितने आवर्स में, कितने डेज में आफ्टर डिस्चार्ज। क्लियर? सो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नोजोकोमियल इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और इन्फेक्शन दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्लियर है? ऑप्शन फोर्थ विल बी अब करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड इट। Which one of the following is listed as a fundamental right? Fundamental right का क्वेश्चन आपसे पूछा है। Right of housing, right of health, right of livelihood, right of freedom of faith। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके? अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, every citizen is equal in the eye of Indian constitution। Right to freedom, we have the freedom। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी यदि चीज गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमारी आवाज उठाने का बिल्कुल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो भी रिलीजन के हो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का आपको राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आपको बिल्कुल एजुकेट होने का राइट है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड, इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमने अभी देखा कि राइट ऑफ हाउसिंग, नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट ऑफ हेल्थ, इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइवलीहुड, नहीं, ये भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ फेथ, यस, राइट टू फ्रीडम है। एंड राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस अवर रिलीजन, वी हैव दिस राइट, राइट टू फ्रीडम। तो बिल्कुल ये वाला हमारा करेक्ट है, right to freedom of faith। okay, so option 4 will be our correct answer। clear है? चले आगे। okay, read the next question। the founder of modern nursing is, ये नर्सिंग कर रहे हो, so you must know who is the founder of your modern nursing। ठीक है, डॉटिया डिक्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बार्टन, मैरी mahoney। Who is the founder of modern nursing? Yes, it is Florence Nightingale। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज अ फाउंडर ऑफ अवर मॉडर्न नर्सिंग। का बर्थ कब हुआ था? ऑन 12 मई 1820। ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो 12th मई इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नर्सेज डे।
On the birth anniversary of Florence Nightingale, we are celebrating International Nurses Day on 12th May every year. So her birth is on 12th May 1820. She is the founder of modern nursing, and she also opened her first nursing school, Nightingale School in St Thomas Hospital, London. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है एज अ फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। शी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, ठीक है। एंड शी डाइड ऑन 13 अगस्त 1910, कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो बर्थ हुआ था 12 मई 1820 एंड डेथ ऑन 13 अगस्त 1910। शी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, और ये हमारी फाउंडेन थी मॉडर्न नर्सिंग की, ठीक है। इनका मेन रोल था, जो मेन वॉर था उस टाइम पर, इन्होंने जो वॉर में इंजर्ड पीपल थे उनकी केयर करी थी, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला। ऑक्सीजन फ्लो रेट पूछा है आपसे, ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला। नेजल कैनुला आप सबको पता है, नेजल कैनुला से हम, इट इज अ लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। बोल सकते हैं हम लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। ऑप्शन बोल रहा है 1 to 4 लीटर, 5 to 8 लीटर, 1 to 8 लीटर, 1 to 3 लीटर। लो फ्लो है, सो हम इसमें कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी 1 to 4 लीटर। हम नेजल कैनुला से कितना दे सकते हैं, 1 to 4 लीटर। नेजल कैनुला हम इनिशियली दे सकते हैं, यदि हम 4 लीटर से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑलवेज यूज करना है ह्यूमिडिफायर। हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। मोर देन 4 लीटर यदि जब भी हम दे रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, ह्यूमिडिफायर का यूज करना है। 1 to 4 लीटर तक हम दे सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट। और FiO2 कितना बोल सकते हैं, 24 से 44 तक, अप्रोक्सीमेटली 44% तक क्या देता है ये, FiO2 प्रोवाइड करता है। सो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है नेजल कैनुला। हमें इंश्योर करना है जब भी नेजल कैनुला लगाए, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि नोज से ब्रीथ करे। जो नेजल कैनुला के जो नोज होते हैं वो इनटू द नॉस्ट्रल होना चाहिए। जो आप उसका जो टाइट करेंगे, जो नेजल कैनुला का जो ट्यूबिंग्स होती हैं उसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। और ये इसका एक एडवांटेज होता है कि नेजल कैनुला यदि पेशेंट को लगा है तो वो इजीली टॉक कर सकता है, अपनी फीडिंग ले सकता है, खाना खा सकता है, इट इज मोर कंफर्टेबल। ओके, सो नेजल कैनुला ऑक्सीजन फ्लो रेट इज 1 to 4 लीटर। क्लियर है, चले आगे। ओके, विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट से रिलेटेड पूछा है आपसे कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेरिकोज वेन। क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा बर्न पेशेंट में। बर्न क्या होता है, अ काइंड ऑफ हीट इंजरी। अब वो हीट कैसे हो सकती है, डायरेक्ट हीट हो सकती है, केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो बर्न एक क्या है, हीट इंजरी है। इसमें आपको मेनली क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, आपसे पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी, वेरिकोज वेन। देखो वेरिकोज वेन तो क्या होता है कि जो आपकी लेग की वेन्स होती हैं उसमें जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, यदि वॉल्व के फंक्शन डैमेज हो गए हैं, वॉल्व डैमेज हो गए हैं, वॉल्व अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो रिटर्न नहीं जा पाता है, और वो आपके लोअर लेग में जो वेन है वो डायलेटेड हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, आपको इजीली दिखेंगी, तो उसको तो हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। तो ये इसका बर्न से रिलेशन नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम डैमेज ऑफ वॉल्व। यदि वॉल्व में कोई दिक्कत है तो वेरिकोज वेन होती है। मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी में आपको वेरिकोज वेन देखने को मिलेगी। जो पर्सन प्रोलॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग में रहते हैं उनमें वेरिकोज वेन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वेरिकोज वेन इज नॉट रिलेटेड टू बर्न। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी। डीवीटी क्या है आपका, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यू हैव हर्ड अबाउट इट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी जो
जो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो लेग की वेन्स होती हैं, जो ये वेन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाते हैं। अब ब्लड को क्लॉट अगेन, यदि जो पर्सन है इमोबिलिटी है, मतलब ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, सेम पोजीशन में है, लॉन्ग सिटिंग है, तो उन सब में डीवीटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये रिस्की कब हो जाता है, ये जो ब्लड क्लॉट है, ये जो थ्रोम्बोसिस है, यदि वो लेग की वेन से डिसलॉज होके पल्मोनरी आर्टरी में जाके स्टक हो जाता है, तो इट इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यदि थ्रोम्बोसिस ट्रैप हो गया है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, उसको हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसे यदि ये जाके ट्रैप होगा तो पेशेंट विल फील ब्रेथलेसनेस, सडन चोकिंग, तो ये सारे उसको सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी। तो ये दोनों भी क्लॉटिंग से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बर्थ, ठीक है। अब बस है हमारा कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन है, ठीक है, मसल है, टेंडन, बोन, ये सब क्या हो जाते हैं परमानेंटली, ये होते हैं परमानेंटली शॉर्टेंड हो जाते हैं, ठीक है, और टाइट हो जाते हैं, शॉर्ट एंड टाइट। देखो, कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, जो आपकी स्किन है, मसल है, टेंडन, बोन, ये परमानेंटली या तो शॉर्ट हो जाएंगे या टाइट हो जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, स्पेशली यदि हम बर्न में देखा जाए कि बर्न पेशेंट में क्या होता है, जो स्किन वगैरह है, उसके बर्न होने के कारण फिर जब उनमें हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग होती है, तो जो स्कार टिश्यू है वो एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनको परमानेंटली स्टिक कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो मेनली बर्न में यदि कॉन्ट्रैक्चर हम बात करें, शॉर्टेन हो जाते हैं, टाइट हो जाती है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है एट द टाइम ऑफ हीलिंग, ठीक है। देखो, ऐसा आपने देखा होगा, जब स्कार हील होते हैं तो जो स्किन है वो आपस में क्या हो जाती है, शॉर्ट टाइट होके अटैच हो जाती है, ठीक है, टाइट होके शॉर्ट हो गया है, अटैच हो गई है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। ये देखो फिंगर जो है, इसमें फिंगर की बोन है, स्किन है, सब क्या हो गई है, अटैच हो गई है इस एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन के कारण और शॉर्टन हो जाती है और इमोबिलिटी कॉज करती है। द पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म देयर मूवमेंट नाइसली, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो कॉन्ट्रैक्चर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हम बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर आपको किस में देखने को मिलता है, बर्न में, और बर्न में क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ हीलिंग। क्लियर है कॉन्ट्रैक्चर क्या है, ओके okay. ये आपको वेरिकोज वेन में दिखेंगे, स्वेलेंस वेन दिखेंगी, क्यों दिख रही है, क्योंकि आपके जो नॉर्मल, ये नॉर्मल वॉल थे, यदि नॉर्मल जो वेन है उसमें नॉर्मल वॉल यदि अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो ब्लड रिटर्न इजीली होगा। लेकिन यदि वॉल डैमेज हो जाएंगे तो जो ब्लड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा और आपकी वेन क्या हो जाएंगी, स्वेलिन दिखेंगी। क्लियर है, दिस यू कैन सी इन वेरिकोज वेन। चलो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Hospital acquired infection referred as an infection acquired after how much hour of admission। अभी हमने डिस्कस करा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल रहे हैं, कितना टाइम आफ्टर एडमिशन। मैंने दो चीज बताई थी, एक आफ्टर एडमिशन आप कितने टाइम में बोलोगे, एक आफ्टर डिस्चार्ज आप कितने टाइम में बोलोगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है hospital acquired infection is an infection acquired after how many hours of admission। तो हमने बात करी थी आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन। यदि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इट इज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और आफ्टर डिस्चार्ज यदि विद इन 3 days इन्फेक्शन हो रहा है तो इट इज ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आफ्टर सर्जरी टिल 30 days और 1 month, ठीक है, क्लियर है। तो वो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सेकेंड, 48 hours। क्लियर, चलो मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर डन इन द इमेज। क्या प्रोसीजर हो रहा है इमेज में, लेट मी जूम इट फर्स्ट।
नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन हो रहा है, एनजी ट्यूब इंसर्शन, ईटी इंसर्शन, नन। देखो इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हो, बाय द नोज ट्यूब इंसर्ट करी गई है एंड सिरिंज से फीड कर रहे हैं, तो यस इट इज अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं, एंडोट्रेकियल में कफ होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब आपका अलग होता है, माउथ से इंसर्ट कर सकते हो, नोज से भी कर सकते हो। एनजी इज नेजोजेजुनल ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब होता है, बट दिस इज व्हाट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट, इट इज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। Gloves are discarded in which biomedical waste dustbin? BMW के अकॉर्डिंग biomedical waste कलर बिन दिए गए हैं, अलग अलग कलर कोडिंग है और उसके अकॉर्डिंग हमें वेस्ट को डिस्कार्ड करना है। एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन हम उसे क्या करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है। पढ़ा होगा सेग्रीगेट कहाँ करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तभी हम उसे सेग्रीगेट करके अलग अलग कलर बिन्स में हम डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है ग्लव्स को कौन सी कलर बिन में हम डिस्कार्ड करते हैं, ब्लैक डस्टबिन, रेड, येलो, ब्लू। देखो ब्लैक जो डस्टबिन होती है उसमें आप अपना जनरल वेस्ट डिस्कार्ड करते हो, जैसे कि पेपर हो गया, पॉलीथिन हो गए, जो नॉर्मल आपका वेस्ट होता है उसको आप डिस्कार्ड करते हो। पर ब्लैक कलर जो बिन है वो बायोमेडिकल डस्टबिन की कलर कोडिंग में नहीं है, ठीक है। रेड डस्टबिन, यस रेड इज फॉर रबर आइटम, ठीक है। रेड जो भी जितना भी आपका प्लास्टिक आइटम है, रबर आइटम है, उसको आप किस में करोगे, रेड कलर बिन में। तो यस ग्लव्स इज ऑलवेज डिस्कार्डेड इनटू द रेड कलर बिन, ठीक है। हमेशा ग्लव्स किस में करोगे, रेड कलर बिन में। येलो में आपका जाता है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी बॉडी फ्लूइड हो गया, आपका ब्लड है, ब्लड से सोक कुछ भी आइटम्स हैं या कोई भी बॉडी पार्ट है, एनाटॉमिकल पार्ट है, एनिमल पार्ट है, उन सबको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो डस्टबिन में, ठीक है। सो येलो इज फॉर अवर एनाटॉमिकल वेस्ट। उसमें ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जो भी बॉडी सिक्रीशंस हैं, ब्लड है, उसमें यदि कुछ भी सोक्ड रहेगा तो वी विल डिस्कार्ड इन येलो बिन, ठीक है। इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसरिनेशन। मतलब क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली बर्न करते हैं, बर्न करके ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन में हम क्या डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू में आपका आता है जितने भी आपके ब्रोकन जो ग्लासेस होते हैं, जो भी ग्लास आइटम्स रहती हैं, बॉटल्स रहते हैं, एम्प्यूल्स रहते हैं, उन सबको आप किस में करते हो, ब्लू डस्टबिन में। जो ग्लास आइटम्स होते हैं वो उसको आप बोल सकते हो इन ब्लू डस्टबिन। एक होता है आपका वाइट, वाइट कलर बिन इज फॉर योर शार्प कंटेनर। निडल है, निडल वगैरह जितने भी शार्प्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, स्कैल्पल होते हैं, उन सबको हम किस में करेंगे, वाइट में। तो हमारा जैसे कि रेड है, रेड में हम रबर आइटम्स करेंगे, प्लास्टिक आइटम करेंगे, येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट करेंगे, ह्यूमन और बॉडी ब्लड फ्लूइड से जो भी सोक्ड रहेंगे। ब्लू में हम क्या करेंगे, ग्लास आइटम्स, व्हाइट में हमारा शार्प आइटम। आई थिंक क्लियर होगा BMW आपको। सो चलिए ये था हमारे आज की क्लास का जितने भी क्वेश्चंस थे PYQs, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, थैंक यू।